हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, फिलॉसफी में दो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर पिछले हजारों सालों से डिबेट चल रही है। एक तो ये कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि खुदा का वजूद है या नहीं। डिबेट का दूसरा टॉपिक यह है कि क्या इंसान के पास फ्री विल है, क्या इंसान अपनी जिंदगी के फैसले लेने में आजाद है या फिर सब कुछ तकदीर का खेल है। आज हम इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे यह वादा है कि इस वीडियो के आखिर तक आपको क्लैरिटी जरूर आ जाएगी और आप किसी ना किसी नतीजे तक जरूर पहुंच जाएंगे। मेरा अपना क्या पर्सनल ओपिनियन है यह भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आज की अपनी गपशप को स्टार्ट करें, थोड़े से हाउस कीपिंग आइटम्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है इस वीडियो को देखते हुए। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको मेरा पूरा आर्गुमेंट समझ नहीं आएगा, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूसरा यह कि आज की मेरी ये डिस्कशन आपके लिए ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होगी। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे जाएंगे, कभी आप मेरी बात से अग्री करेंगे, कभी आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, कभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कभी आपको मेरे व्यूज थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग लगेंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, पूरी डिस्कशन को सुने, इसको सिंथेसाइज करें, इसको समझे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय डियर बुक बडीज, जिंदगी का आखिर चक्कर क्या है? क्या हम लोग बेवकूफों की तरह वहीं चले जाते हैं जहां हमारी किस्मत, हमारी फेट, हमारी डेस्टिनी ले जाती है, या फिर हमारे पास वाकई में फ्रीडम ऑफ चॉइस है? इस बात को समझने के लिए मुझे आपको फिलॉसफी की दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाना पड़ेगा, जिसमें से एक है फ्री विल और दूसरी है डिटर्मिनिज्म। इन दोनों टर्म्स में से फ्री विल को पहले समझ लेते हैं। आखिर फ्री विल क्या है? देखिए, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है कि इट इज द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी फेट और प्रायर इवेंट। इसको सादा और सिंपल जबान में आप यूं समझें कि फ्री विल का मतलब है कि इंसान के पास ये एबिलिटी है, ये ताकत है कि वो जिंदगी में हर काम अपनी मर्जी से कर सके। मसलन अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लिहाजा मैंने कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया और आप लोगों से गपशप का स्टार्ट कर दिया। अब मेरा दिल चाहता है कि यार ये वीडियो शेडियो छोड़ो, ये जो सामने मेरे बॉल पड़ी हुई है ना, इससे खेलना शुरू करो। तो आई स्टार्ट प्लेइंग विद इट। ऑलराइट, अब मेरा दिल कहता है कि यार वीडियो भी बना ली, इस बॉल से खेल भी लिया, अब ये सब छोड़ो, कॉफी पीते हैं, कॉफी बनाने चलते हैं। सो मैं कॉफी बनाने चला जाता हूं। गुड बाय। ओके जी, आई एम बैक एंड हियर्स माई कप ऑफ कॉफी। देखने में कितनी जबरदस्त एक्टिविटी है, आपको कितनी आजादी फील होती है। हमारे पास लातादाद इन्यूमरेबल चॉइसेस हैं जिनमें से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसी का नाम दोस्तों फ्री विल है। लेकिन हम इस थॉट पर वापस आएंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी चॉइसेस को लेकर आजाद हैं, लेकिन शायद रियलिटी इससे मुख्तलिफ हो। ये जो सारे काम मैंने अभी किए ना, ये मुझे महसूस तो ऐसा होता है कि मैंने अपनी मर्जी से किए, लेकिन दरअसल ये मुझसे करवाए गए। है ना फैसिनेटिंग आइडिया? इसको आगे चलकर डीकोड करते हैं। सो बुक बडीज, फ्री विल का आइडिया ब्रॉडली ये कहता है कि तकदीर, फेथ, किस्मत, डेस्टिनी जैसी कोई चीज नहीं। इंसान के पास आजादी है, लिबर्टी है, चॉइस है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? इसका जरा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्री विल। मसलन, क्या मेरा या आपका इस बात पर कंट्रोल है कि हम लोग कहां पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस जगह पर पैदा हुए? मेरे माँ बाप अमीर हों या गरीब, मैं मेल पैदा हूं, फीमेल या फिर इंटरसेक्स, इन सब बातों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इसके अलावा क्या हमें पता है कि हम लोग कब मरेंगे? किसी को नहीं पता। क्या माँ के पेट में कोई बच्चा सोच सकता है या डिसाइड कर सकता है कि वो एक अमरीकी शहरी पैदा हो, उसके माँ बाप अंबानीज हों, या फिर मेरे पास चॉइस हो कि मैं किसी मुस्लिम या फिर हिंदू घराने में पैदा हूं? ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लिहाजा फ्री विल यहां पर फेल हो जाती है। इसीलिए मजहब के मामले में मैं हमेशा टॉलरेंस की बात करता हूं, क्योंकि आज अगर आप मुस्लिम है ना, तो वो आप अपनी चॉइस की वजह से नहीं है। आप सिर्फ एक मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, इसीलिए आप मुसलमान हैं। सेम इज द केस विद मी। दुनिया में तकरीबन 90% लोग जिस मजहब में पैदा होते हैं उसी मजहब में मर जाते हैं।
इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये मेरी बात हमेशा याद रखनी है कि मजहब के मामले में आपने कभी भी किसी से नफरत, हेट्रेड या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देखिए, ये जो हमारी नो फ्री विल है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड फ्री विल मौजूद होती है। मसलन अब आप लड़के तो पैदा हो गए जो आपके इख्तियार में नहीं था, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ में क्या करना है वो आपके कंट्रोल में है। आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपने खाना कैसा खाना है, आपने मूछें रखनी है, आपने क्लीन शेव करनी है, आपने फ्रॉक पहनना है या आपने टी शर्ट पहननी है। ऑल ऑफ दिस इज अंडर योर कंट्रोल। मुझे स्टडी करनी है, नहीं करनी, मुझे सारा दिन सोना है या फिर नौकरी करनी है, ये सब बातें कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में है। सो हमारे पास कहीं ना कहीं फ्री विल तो मौजूद है, तो चाहे वो लिमिटेड ही क्यों ना हो। हमारी इस डिस्कशन ने एब्सोल्यूट फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी डीकोड कर दिया। एब्सोल्यूट फ्री विल का मतलब है कि दुनिया के हर मामले में आप बिल्कुल आजाद हैं। इस बात को तो मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूं। सो इंसान के पास एक स्टेज है नो फ्री विल की, उसके बाद है लिमिटेड फ्री विल की, और एब्सोल्यूट फ्री विल जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो थी फ्री विल की बात, जो काफी सादा और सिंपल है। बचपन में दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम लोग वीडियो गेम्स खेलते थे तो जो आखिरी स्टेज की बला होती थी ना, वो सबसे बड़ी, सबसे कोलोसल और सबसे डेंजरस होती थी। फ्री विल के मुकाबले में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी बला की तरह है, जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि इंसान के जो भी एक्शन है या जो भी बिहेवियर है ना, वो आजाद नहीं है। इंसान के हर एक्शन, हर बिहेवियर के पीछे होती है एक कॉज। वो कॉज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरेस्टिंगली इन दोनों फोर्सेस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। लिहाजा हम लोग जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं या हमारे साथ जो भी कुछ होता है, वो हमारी फेट, किस्मत, डेस्टिनी या फिर तकदीर का हिस्सा है। और यही तकदीर हमारी जिंदगी की असल हकीकत है। डिटर्मिनिज्म का आइडिया ये कहता है कि हमारी इस कायनात की हर शय के पीछे एक कॉज है, एक एंटीसीडेंट इवेंट है। इंसान इसी कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया का हिस्सा है। लिहाजा इस दुनिया में रहकर हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कॉज होती है, और ये कॉज इंसान के कंट्रोल से बाहर है। लिहाजा इंसान केस्ड है अपनी डेस्टिनी के अंदर। वी आर डिटर्मिन्ड। हम तय हो चुके हैं। कैसी अजीबो गरीब लाइन है, हम तय हो चुके हैं। इसको कॉजल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। कॉजल डिटर्मिनिज्म एक बिजार आइडिया है जो ये कहता है कि कायनात में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हुआ है, वो एक इनफाइनाइट, लामहदूद, अनलिमिटेड चेन ऑफ प्रायर अकरेंसेस का हिस्सा है। इन अकरेंसेस को या इन कॉज और उनके इफेक्ट्स को अगर आप एक चेन ऑफ इवेंट्स में पीछे फॉलो करते जाए ना, तो फिर आप कायनात के ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। आपको शायद याद हो, पुराने जमाने में हम लोग वीसीआर के ऊपर अपनी फिल्म को रिवाइंड करते थे। अगर हम इसी तरह इस कायनात को रिवाइंड करके 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे ले जाएं और फिर प्ले का बटन प्रेस करें, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था। इसी तरह डिटर्मिनिज्म की एक और टाइप है जिसे प्री डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय हो चुका है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। हम तो सिर्फ एक पपेट, एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। हमारे लिए जो लिख दिया गया है वो हमें किसी स्टेज पर आकर एक एक्टर की तरह परफॉर्म करना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है। पर सवाल दोस्तों ये है कि भाई ये स्क्रिप्ट आखिर लिखा किसने है? वो कौन है जो इस कायनात का फ्यूचर पहले से ही डिसाइड कर कर बैठा हुआ है? यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है एक और तरह के डिटर्मिनिज्म की, जिसे कहते हैं थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के मुताबिक एक खुदा कहीं दूर आसमानों में बैठा पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वो ओमनिशिएंट है, यानी कि उसे सब मालूम है। वो ओमनिपोटेंट है, यानी कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है। और वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो हर जगह मौजूद है। लिहाजा हमारी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होना है वो उसी के हाथ में है। इंसान तो सिर्फ एक खिलौना है। इसे फेटलिज्म भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन बताते हुए मैंने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। दे एक्ट ऑन अस, और उन्हीं की बेसिस पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आखिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज हैं कौन सी, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद इंटरनल कॉजेज।
हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को जो चीज सबसे पहले डिटरमिन करती है ना, वो हमारी अपनी बायोलॉजी है, हमारा अपना बॉडी कॉम्पोजिशन है। इसे जेनेटिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हमारी आंखों का कलर, हमारी स्किन का कलर, हम मर्द होंगे या औरत, हमारे डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारा जेनेटिक मेकअप काफी हद तक हमारी जिंदगी को डिटर्मिन कर देता है। इसके बाद बारी है फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की। बहुत से बच्चे पैदाइशी नाबीना पैदा होते हैं, या फिर उनकी कोई भी लिम्ब या बाजू या टांग मिसिंग होती है, या फिर उनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोग ख्वाजा सराब पैदा हो जाते हैं। ऐसे हालात में उस बच्चे का क्या कसूर? ये सारी डिसेबिलिटीज पूरी जिंदगी उसके ऊपर एक्ट करती हैं, उसके हर बिहेवियर को गवर्न करती हैं। इसीलिए फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी बहुत हद तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, बड़ी ही तगड़ी इंटरनल कॉज है जो सारी उम्र हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर छाई रहती है। इसी को साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की जब भी बात होगी तो सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करना तो लाजमी है। फ्रॉइड ने कहा था कि हमारी जो हिडन इंपल्सेस हैं, जो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, जो बचपन में हम अपने अंदर छुपा लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाती हैं और वहीं से पूरी उम्र हमारी साइकोलॉजी के ऊपर असर अंदाज होती हैं। आपने देखा होगा कि वो बच्चे जिनका अब्यूसिव चाइल्डहुड था, या जिनकी डिस्फंक्शनल फैमिली थी, जिनके माँ बाप मुसलसल लड़ते रहते थे, या जिनके पेरेंट्स में इख्तिलाफ था, या वो सिंगल पेरेंट्स के साथ बड़े हुए, उनकी शख्सियत पर इन बातों का बहुत इम्पैक्ट होता है और ये असर यूजुअली नेगेटिव होता है। हमें मालूम ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि पूरी उम्र हमारी ये साइकोलॉजी, हमारी ये नफ्सियात हमारी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद होती है। मेरा एक दोस्त है, मैं हमेशा उसको ये बात कहता रहता हूं कि तू अपनी साइकोलॉजी में इतनी बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है ना कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि तू अपने आप को अपने आप से आजाद कर ले। पिछले कई सालों से मैं उसकी वियर्ड हैबिट्स को ऑब्जर्व करता रहा और बिल आखिर मुझे ये पता लगा कि उसकी ये जो हैबिट्स है ना, वो दरअसल उसके कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि बचपन में उसकी साइकोलॉजी के ऊपर एक ऐसा असर हुआ है जो आज तक उसके बिहेवियर के ऊपर हुकूमत कर रहा है। ये तो थी इंटरनल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं जो इंसान के ऊपर पूरी उम्र हावी रहती हैं। इसमें पहले है फिजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी कि हमारी यूनिवर्स की फिजिकल लॉज। हम लोग जो भी चीज ऊपर हवा में फेंकेंगे वो नीचे लाजमन आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। इस फिजिकल डिटर्मिनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एटम्स भी आ जाते हैं जो फिजिक्स की लॉज को ओबे करते हैं। लिहाजा हमारे पास आजादी कहां से आएगी, क्योंकि ये एटम्स वही करेंगे जो इन्हें लॉज ऑफ फिजिक्स करने को कहेंगी। नेक्स्ट है सोशल डिटर्मिनिज्म, यानी कि हमारा मुआशरा। हमारा मुआशरा बहुत हद तक हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। एज अ मेल हमें पाकिस्तान में क्या करना है, फीमेल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये यूजुअली हमारा मुआशरा ही हमें बता रहा होता है। और चूंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग एक मीडियोकर माइंडसेट रखते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो इन सोशल नॉर्म्स को चैलेंज नहीं कर पाते। लिहाजा इसी तरह का सोशल डिटर्मिनिज्म पूरी उम्र उनको चलाता रहता है। इसके बाद बारी है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि इंसान की मुआशरे के अंदर जो भी इकोनॉमिक पोजीशन होती है ना, उसकी ये पोजीशन उसकी सोच के ऊपर हमेशा हावी रहती है। मसलन एक मिडिल क्लास घराने में सोच यही होती है कि भाई बड़े होकर नौकरी करनी है, जबकि जो रूलिंग एलीट होती है वो हमेशा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं। वो हमेशा पैसे से पैसे बनाने की बात करते हैं। एक गरीब आदमी हमेशा अपनी लेबर को बेचने का सोचेगा, अपने घंटे बेचकर वो पैसे कमाएगा, जबकि एक अमीर शख्स हमेशा दूसरों के घंटे खरीद कर अपनी दौलत बनाता है। लिहाजा किसी भी एक इकोनॉमी में हमारी क्या पोजीशन है वो भी हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत इंपैक्ट करती है। इसी तरह एक और शायद सबसे तगड़ा एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म है रिलीजियस डिटर्मिनिज्म, जिसमें लोग सब कुछ खुदा के हवाले कर कर बरीउज़ जिम्मा हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये तो तेरी तकदीर में था ही नहीं, तू इसीलिए गरीब है क्योंकि तेरा मुकद्दर ऐसा है, तेरी किस्मत ऐसी है। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। खुदा चाहेगा तो काम हो जाएगा, खुदा चाहेगा तो नहीं होगा। इस रुई को आग लगी इस माचिस की वजह से नहीं, बल्कि इस रुई को आग लगी बहुक्मे इलाही।
ऐसे लोगों के बारे में इकबाल साहब ने क्या ही खूबसूरत बात कही है। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। इसी तरह एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स को, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की अलग हैबिट्स होती हैं, उनके मिजाज डिफरेंट होते हैं। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका जिंदगी जीने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गर्म इलाके में रहने वाले लोगों का बिहेवियर मुख्तलिफ, और जो सर्द इलाकों में रहते हैं उनका रवैया बिल्कुल अलग। अब दोस्तों, आपको फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स का काफी हद तक आइडिया हो चुका होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा सिंथेसिस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, डिटर्मिनिज्म को लेकर दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक है हार्ड डिटर्मिनिज्म। हार्ड डिटर्मिनिज्म फ्री विल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता है। इसके लिए फ्री विल इज एन इल्यूजन। हार्ड डिटर्मिनिज्म के मुताबिक इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर है। लिहाजा जब मैंने इस वीडियो को छोड़कर इस बॉल से खेलना शुरू किया ना, तो मुझे महसूस ये हुआ कि ये मैंने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन हार्ड डिटर्मिनिज्म कहता है कि ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि ये उन न्यूरॉन्स की मर्जी से हुआ जिन्होंने मेरे ब्रेन को सिग्नल किया कि भाई शाहरुख से बोलो कि बॉल को उछाले। बहुत वीडियो बना ली इसने। इसी तरह जब मैं कॉफी बनाने गया तो उसमें मेरी मर्जी नहीं थी, बल्कि उन बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की मर्जी थी जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि भाई अब शाहरुख के कॉफी पीने का टाइम आ गया, लिहाजा इससे बोलो यहां से उठे और कॉफी बनाने जाए। हार्ड डिटर्मिनिज्म का ये जो आइडिया है ना, ये इंसान को थोड़ा परेशान कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि यार हम तो बिल्कुल ही स्लेव्स हैं और हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस हार्ड डिटर्मिनिज्म की बहुत सॉलिड इंप्लीकेशंस है। मसलन अगर हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीफ है तो कहीं ना कहीं हम लोगों से नफरत करना छोड़ देंगे। लेकिन आखिर इस बात की लॉजिक क्या है? देखिए, हम लोग यूजुअली लोगों से नफरत किन हालात में करते हैं? कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें हर्ट करे, या किसी की बातें हमें पसंद ना हो, किसी की आइडियोलॉजी हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हिटलर की मिसाल लें, उसने लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, लिहाजा इस शख्स से तो नफरत करनी ही चाहिए। लेकिन जब आप हार्ड डिटर्मिनिज्म को सामने रखकर हिटलर के बारे में सोचेंगे ना, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हिटलर ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ये काम उससे करवाया गया। किसने करवाया? उन सब फैक्टर्स ने जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये सब चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा चांसेस हैं कि हिटलर जैसे बंदे के साथ भी आपको हमदर्दी होने लगे। है ना एक अजीबो गरीब सी बात। लेकिन इस हार्ड डिटर्मिनिज्म का एक मेजर सेटबैक भी है। इसके मानने वाले ज्यादातर बुज़दिल लोग होते हैं जो हर बात किस्मत या तकदीर या मुकद्दर के ऊपर डाल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। आपने अक्सर औकात टीवी पर देखा होगा कि जो लोग बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, रेप करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उस वक्त मेरे ऊपर शैतान आ गया था, लिहाजा शैतान कॉज हो गया और उसके बाद जो भी मैंने किया, रेप किया, मर्डर किया, वो उस कॉज का इफेक्ट हो गया, लिहाजा मेरी कैसी जिम्मेदारी। दूसरी जगह सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म बिलीव्स इन लिमिटेड फ्री विल। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म को आप कंपैटिबिलिज्म भी कह सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात यह है कि वो मुआशरे जो मजहब की बुनियाद पर कायम होते हैं, वहां पर थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का बहुत बोलबाला होता है। लोग हर चीज खुदा के पल्ले डाल देते हैं। वो यही समझते हैं कि भाई ए खुदा, हम तेरी गुमराह भेड़े हैं, तू ही हमें राह रास्त पर ले आ, तू ही सब कुछ जानने वाला है, तू ही हमें गाइड कर, तू ही चाहेगा तो हम नेक काम करेंगे और तू ही चाहेगा तो हम लोग अगले जहान में जन्नत में चले जाएंगे। ये एक शीप मोरालिटी की निशानी है। इस तरह की सोच मजहबी मुआशरों में यूजुअली प्रीस्ट, क्लर्जी या मुल्ला लोगों के जहनों में, दिलों में डालते हैं ताकि उनका कारोबार चलता रहे। देखिए दोस्तों, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंसान के पास भरपूर फ्री विल है। वो अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपनी जुस्तजू से, अपने पैशन से, अपने इरादों से अपनी जिंदगी के हालात को भरपूर तरीके से बदल सकता है। तकदीर के मामले में अगर आप कुरान शरीफ का एसेंस देखें ना, तो वो भी पावर इंसान के हाथ में, इंसान के कंट्रोल में देता है। अगर आप इस मामले में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो देखिएगा रिकंस्ट्रक्शन सीरीज में, जिसका टाइटल है व्हाट इज तकदीर। आई थिंक ये इस किताब का चैप्टर नंबर 4 या 5 है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। मैंने इसी फ्री विल के जरिए अपनी इस जिंदगी को बदलते देखा है।
और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जोरे बाजू पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी को बदलें, बजाय इसके कि किसी और के रहमो करम पे अपनी पूरी लाइफ को गुजारे। यही वजह है कि मैंने अपनी इस किताब रीडिस्तान में जो पहली ही लाइन लिखी है वो इसी फ्री विल के बारे में है। मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं। वैसे तो मुझे याद है, प्रेफेस का हिस्सा है, अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी कि इंसान जो सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है। और ये सोच दोस्तों आपके कंट्रोल में है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में सही मानों में फ्रीडम यानी आजादी को एंजॉय कर पाएंगे। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।